साथियों, छत्रपति क्रांति सेना और भारत मुक्ति मोर्चा इस संगठन के द्वारा आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। स्टेट लेवल से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके पीछे का मकसद ये है कि जो राज्य सरकार, खास तौर पर आरएसएस बीजेपी की सरकार, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्मदिन निर्धारित करके जन्मदिन का कार्यक्रम मनाने का काम कर रही है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी करने का ऑर्गेनाइज कार्यक्रम है। क्योंकि जो तारीख निर्धारित की गई वो तारीख रिसर्च करके निर्धारित की हुई तारीख नहीं है। सरकार को सुविधा के हिसाब से तारीख दी गई थी और देने वाले ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने वही तारीख दी जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी हो सकती थी, वही तारीख उन्होंने दी। धारवाड़कर साहब ने आपको बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें बताई। विलास खरात ने भी तारीखों के साथ, सालों के साथ इतिहास की बातें आप लोगों को समझाई। जो विलास खरात ने बताया उसका एक रेफरेंस बताकर, क्योंकि वो सारा हिस्टोरिकल है इसलिए बता रहा हूँ। ब्राह्मण लोगों ने जो लिख कर रखा है या जो प्रचार में वो ला रहे हैं, या विदेश में भी जिस बात का प्रचार वो कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो ये उन्होंने लिख कर रखा, ब्राह्मणों ने लिख कर रखा, या जो गलत इतिहास या गलत तारीख जो वो 1630 वाली बता रहे हैं, उसके अनुसार वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ है उस समय के 2-3 साल के पीरियड में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री छत्रपति शिवाजी महाराज के और उनके माता के जीवन में एब्सेंट थे। जा रहे हैं विलास? विलास ने बताया नहीं, उनको ही बताने की जिम्मेदारी थी, वो बताया नहीं, बताना चाहिए था उनको, क्योंकि वो लोग रिसर्च करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग जो है वो बोलना चाहिए था। अब अगर बच्चे का पिता एब्सेंट है तो बच्चा पैदा कैसे हो सकता है? आप लोगों ने, मतलब ये विलास खरात ने या इतिहासकारों ने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप इसका अर्थ निकालो। तो मैं जानता हूँ आप कितना अर्थ निकाल सकते हैं। मैं लोगों की औकात को जानता हूँ ज़्यादा, मैं जानता हूँ कितनी लोगों की औकात है, कितना निकाल सकते हैं। तो ये उन्होंने, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दिया कि ये बात मुझे बताना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ब्राह्मण लोगों ने जो इतिहास लिखा उनको मालूम है, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है, मालूम है, उनको भी मालूम है। मगर उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये लिख कर रखा कि जिस समय में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ वो 2-3 साल के पीरियड में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता उनके जीवन में, उनके माता के जीवन में एब्सेंट थे। वो एब्सेंट पीरियड में पैदा हुआ बच्चा है। आ रहा, कुछ समझ में आ रहा है? ये बदनामी की जो बात ब्राह्मण लोग लिख रहे हैं है बराबर है धारवाड़ का? ये बदनामी कितनी क्लियर है? ये है बदनामी, ये ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये लाल महल, ये जो शनिवारवाड़ा,
वहां पर जो पुतला था किसका था? लाल महल में किसका पुतला था? बाल शिवाजी, जिजामा और दादोजी कोंडदेव। ये किसने किया ये स्मारक? दादोजी कोंडदेव के जगह शिवाजी महाराज के पिताश्री का होना चाहिए था। है भाई, होना चाहिए कि नहीं? देखो ये इतिहासकार नहीं है, ये बहुत भोला आदमी है, उसको भी समझ में आता है, भोले शंकर को भी समझ में आता है। अरे उसके बाप शिवाजी महाराज के बाप का होना चाहिए था, दादोजी कोंडदेव का है। समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने दादोजी कोंडदेव का रखा वो गधे लोग थे इसलिए रखा, ऐसा कह सकते? बगैर सोचे समझे रखा, बगैर विचार करके रखा, ऐसा नहीं है। सोच विचार करके प्लानिंग करके रखा। उसका आधार क्या है? नहीं, वो एब्सेंट थे, एक है 50% बताया उन्होंने। प्रेजेंट कौन थे? तो प्रेजेंट का एविडेंस दिया, दादोजी कोंडदेव प्रेजेंट थे। इसलिए शिवाजी महाराज के पिताश्री का नाम दादोजी कोंडदेव है, इसलिए दादोजी कोंडदेव का वहां रखा हुआ है। इन्हें बोल नहीं रहे, ब्राह्मण बोल नहीं रहे, एक्शन से बोल रहे। एक होती है एक्शन की लैंग्वेज, जिसको विज्ञान में बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। पुतला बाद में उसका पोर्ट्रेट शिवचरित्र में पुरंदरे में पहले छापा। अब पुरंदरे जो है उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमारे पास आ रही है, वो भी हम लोग लाएंगे। उसने उसका फोटो भी पहले छापा। यानी वो प्लानिंग करके कर रहे, लिख नहीं रहे, प्लानिंग करके कर रहे, बोल नहीं रहे, मगर एक्शन से बोल रहे, एक्शन से बोल रहे, बॉडी लैंग्वेज से बोल रहे। क्योंकि उनको मालूम है अगर एक्शन करेंगे तो बवाल खड़ा हो जाएगा। ये मतलब डायरेक्ट एविडेंस, ये दो एविडेंस होते हैं, एक डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। तो वो लोग डायरेक्ट एविडेंस नहीं दे रहे, इनडायरेक्ट एविडेंस दे रहे, और वो इनडायरेक्ट एविडेंस में भी ठोस एविडेंस दे रहे, फिजिकल एविडेंस दे रहे। पुरातत्व में जब फिजिकल एविडेंस मिलता है तो हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी में उसे ठोस एविडेंस माना जाता है। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। राजवाड़े ब्राह्मण थे, उसने लिखा, राजवाड़े ने लिखा। बहुत बड़ा इतिहासकार, देश का बड़ा इतिहासकार माना जाता है राजवाड़े को, बराबर है। थे या नहीं थे बात अलग है, मगर ब्राह्मण लोग उसको बहुत बड़ा इतिहासकार मानते हैं राजवाड़े को। राजवाड़े ने लिखा, महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की, महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। मैं बार बार लोगों को कहता रहता हूं, हमारे लोगों को अभी पूरी तरह से बात समझ में नहीं आ रही है। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र में जितने जाति के नाम है सारे के सारे नाग लोग हैं। सारे बहुजन समाज के लोगों के नोमेनक्लेचर में नाम लिखने के तौर तरीके में नाग शब्द दिखाई देता है। बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, उनके बाप दादा के नाम नाग के ऊपर है। नागोजी राव है कि नहीं? क्या महाराष्ट्र है कि नहीं? नागाजी, नागराज हे नाग फिक नाही आहे, पण नावात तर शिल्लक आहे की नाही? चायला काही नसलं तरी नावात तर आमच्या लोकांनी शिल्लक ठेवली नाही परंपरा। तेव्हा मुझे जो बताना है कि ये जो राजवाड़े लिख रहे हैं वो गलत नहीं लिख रहे हैं। हमारे तरफ से भी एविडेंस मैं आपको दे रहा हूं, ये भी है, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक
धार्मिक व्यवहार में वो नाम है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि नागपंचमी का त्यौहार ब्राह्मण पालन नहीं करते? है किसी को पता? बहुजन समाज के लोग करते हैं नागपंचमी का त्यौहार। कभी भी मैंने नहीं देखा कि ब्राह्मण नागपंचमी का त्यौहार करते हैं। बहुत खास बात बता रहा हूं, मैं देहाती आदमी हूं, गांव का रहने वाला हूं। मेरे माँ बाप नागपंचमी में त्यौहार मनाते थे, नाग पूजा करते थे। बलि लेते हैं नासिक में। वो तो ब्राह्मणों का सेंटर है ना, वो नाग बलि देंगे बराबर है, क्योंकि उनकी दोस्ती थोड़ी है नाग से, दुश्मनी है। दुश्मनी है तो नाग का बलि देंगे, तो स्वाभाविक है। तो नाग पंचमी का त्यौहार जो है वो नाग की पूजा हमारे लोग करते हैं, बहुजन समाज के लोग करते हैं। मैंने कभी भी नहीं सुना ब्राह्मण नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, कभी भी नहीं सुना। तो केवल महाराष्ट्र का मामला नहीं है, केवल महाराष्ट्र का मामला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके भी हिस्टोरिकल पुरातत्विक एविडेंस है। नवल वियोगी का किताब पढ़ो आप लोगों को, तो आप लोग, नवल वियोगी ने लिखा द नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इंडिया नवल वियोगी। दारोगढ़ साहब, आप तो केवल इतिहासकार है, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। वो आर्कियोलॉजिस्ट है। इतिहासकार लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के एविडेंस लेने पड़ते हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो कह रहे थे नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ इंडिया। तो मौर्य साम्राज्य नाग लोगों की द्वारा स्थापित किया हुआ साम्राज्य है, ऐसा नवल वियोगी कहते हैं। तो दूसरे लोगों को क्या लगता है? दूसरे लोगों को आपको समझा रहा हूं, अरे मौर्य का होगा, मेश्राम का और मौर्य का क्या संबंध है? वो मौर्य है, ये मेश्राम है, खरात मौर्य, अलग अलग है। नहीं ये जो यही ना समझी जो है, नहीं वो मौर्य का है, हमारा थोड़ी है। मौर्य का जो मूल है वो कह रहा है नाग है, हम सारे लोग जो है देश के, ये नाग लोग हैं। केवल महाराष्ट्र का मामला नहीं है, ये नाग लोग हैं महाराष्ट्र के, ऐसा नवल वियोगी कह रहा है कि देश के जो महान साम्राज्य के संस्थापक, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान के रशिया के बॉर्डर को लगा हुआ है, सारा पाकिस्तान, सारा बांग्लादेश, सारा वो एरिया, ये सारा, अरे तो देखो मौर्यकालीन भारत देखो, नक्शा अभी भी अवेलेबल है। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य ये हम मूल निवासी नाग लोगों के द्वारा स्थापित किया हुआ है। जिसको मैं मूल निवासी कह रहा हूं उसका ओरिजिनल नाम नाग है, ये नाग लोग है, सांप लोग नहीं है, नाग लोग। हमारे लोग बोले अरे वामन मेश्राम पागल हो गए, चले तो हम लोगों को सांप बोल रहा था, लेकिन इंसानों को सांप बोल रहा है। गधे लोग हैं हमारे। हमारे लोगों को बात समझ में नहीं आती, इसलिए बोल रहा हूं कि एंशियंट इंडिया में टोटेम नाम का सिद्धांत है। वो सिद्धांत का अर्थ यह है कि प्राचीन भारत में या एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री में टोटेम ए नेचुरल में जो कुछ लोग देखते थे, उसमें जो कुछ दिखाई देता था लोगों को, उसमें जो कोई महान बात दिखाई देती थी, तो इंसान उसके साथ अपने को जोड़ते थे, उसको कहते हैं टोटेम। तो जो आक्रामक लोग थे, बहुत ज्यादा आक्रामक लोग थे, तो उन्होंने देखा अरे तो हमारा स्वभाव नाग लोगों की तरह है, तो उन्होंने नेचर के अंदर जो नाग है उसके साथ अपने को जोड़ा, उसको बोलते हैं टोटेम। ये हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी है, आर्कियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई। इसको सही तरीके से जानने की, इसको समझने की जरूरत है, और इसके आधार पर हमको आज का इतिहास जानने और समझने की जरूरत है। सम्राट बृहदत्त मौर्य, ध्यान रखो, ये सम्राट अशोक का
पुरखा है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक मौर्य, उसके बाद सम्राट बृहदत्त मौर्य, जिसकी हत्या, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, जिसका गौरव सावरकर करते हैं। चाहे सावरकर है थे हैं पुडसट माणूस चाहेला है, माफी मागणारा, पडून जाणारा, लिखित माफी मागणारा पुडसट आहे की नाही, पोचट। तो वो आदमी जब इन लोगों के बारे में, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने वाला पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण का गौरव कर रहा है कि ये हमारे इतिहास का सोनेरी पन्ना है। कौन? सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने वाला पुष्यमित्र शुंग, ये ब्राह्मणों के इतिहास का गौरवशाली सोनेरी पन्ना है। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मणों का इतिहास अलग है और हमारा इतिहास अलग है। अरे अलग है, ये समझो। और ये समझकर इसकी बात को जानना और समझना जरूरी है। ये इसलिए ये बात बता रहा हूं। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने, उसके बाद जाति व्यवस्था का भारत में निर्माण किया गया। इसका इतिहास लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। बहुत बृहद इतिहास लिखा जाना चाहिए, सबूत के तौर पर लिखा जाना चाहिए। सारे दूसरे लोग लिखने वाले नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं। हमारे पास है, दृष्टिकोण भी है और उसके लिए डाटा और जो एविडेंस चाहिए वो भी है। ये हम कर सकते हैं, ये हमको करना चाहिए। तो ये ऐसा करने से बहुत सारी बातें सामने आएगी। तो ये जो शत्रुत्व है ब्राह्मणों का, वहाँ हत्या की, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, उधर छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या। ये कड़ी है, इसको, ये टूटी हुई कड़ी है, इसको जोड़ दो। ये टूटी हुई कड़ी है, हजारों साल बीच में है। ये बीच की हजारों साल की कड़ी को जोड़ दो तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा इतिहास है। ये टूटी हुई कड़ी में इसको जोड़ दो, जोड़ने से पता चलेगा हमारे इतिहास का। एक थ्योरी आपको समझाकर बात समाप्त कर देता हूं, जिसके हिस्टोरिकल एविडेंस है। तो जिस थ्योरी के हिस्टोरिकल एविडेंस होते हैं, फिर वो थ्योरी नहीं रहती है, फिर वो रियलिटी होती है। नाग 6200 या 7000 या 8000 जाति के टुकड़े नहीं है, एक है। ब्राह्मण एक है। तो ब्राह्मण कभी भी उसको परास्त नहीं करता, परास्त कर नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र का सहारा लेकर उस समय के जो राजे थे, एक राजा को दूसरे राजा के साथ भिड़ाकर ब्राह्मणों ने ये जाति व्यवस्था का निर्माण किया और राज्य सत्ता का उपयोग करके उसको लागू किया। आज भी यदि राज्य सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं है, तो ये जो कृत्रिम जाति व्यवस्था है, इसे खत्म करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जानता हूं इसको खत्म कैसे किया जाए, इसकी विधि को मैं जानता हूं। मैं अभी इसको बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं उचित समय पर ही बोलना उचित मानता हूं, मगर इसके सारे उपाय मैं जानता हूं। इसको खत्म किया जा सकता है राज्य सत्ता के समर्थन से, इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। राज्य सत्ता पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार जिनकी संख्या ज़्यादा है, राज उनका होना चाहिए। 3.5% ब्राह्मणों का राज है, रूलिंग उनका है, अपोजिशन भी उनका है, थर्ड अपोजिशन भी उनका है। अरे कैसे है?
इसके लिए उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, काले धन का इस्तेमाल किया। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी और बातों का इस्तेमाल किया। आज ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके रूलिंग भी उनका, अपोजिशन भी उनका और थर्ड अपोजिशन भी उनका, सारा का सारा उनका। यानी राज्य सत्ता के बल पर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, घुमंतु जातियों का बहिष्कार, बहिष्कृत करना, ये सारा का सारा शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, जिसे वो हिंदुत्व कहते हैं। ये हिंदुत्व नहीं है तो ब्राह्मणत्व है जो हमारे ऊपर थोप रहे हैं। ब्राह्मणत्व और कुछ नहीं है, गुलामी है मूल निवासी बहुजनों की। हमारे बहुत सारे भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग भी हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, इसका हम विरोधी है। अरे हिंदुत्व शब्द का उपयोग करने का मतलब ही है समर्थन कर रहे हो। हिंदुत्व शब्द का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हिंदुत्व शब्द नहीं है, ये असली शब्द ब्राह्मणत्व है। कहो ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व नहीं, हिंदुत्व अभी तो ब्राह्मण ने कहा हुआ है। ब्राह्मण ने हिंदुत्व शब्द कहा, तुम भी हिंदुत्व शब्द कहते हो। ब्राह्मणत्व कहो ना। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार लोकतंत्र में उपयोग करना गैर कानूनी है। तो कौन सा हथियार उपयोगी है, कौन सा हथियार चलाना तर्कसंगत है, कानून सम्मत है? शब्द चलाना लोकतंत्र में कानून सम्मत है ना। तो शब्दों को जिसको चलाना आता है वो है ना होशियार लोग। तो अगर ब्राह्मण लोग हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते हैं और तुम भी करते हो तो तुम उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन नहीं कर रहे हो। तुम्हें ब्राह्मणों का शब्द हिंदुत्व उपयोग में नहीं लाना चाहिए प्रचार में। अगर प्रचार में लाना है ब्राह्मणत्व का हो। ब्राह्मणत्व क्या है, एक लाइन में बता दो। ब्राह्मणत्व क्या है? ब्राह्मणत्व समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का अभाव ही ब्राह्मणत्व है। हो गया एक लाइन में व्याख्या। इस पर 1000 पेज का किताब लिख सकता हूं। इस पर 1000 पेज का मैं किताब लिख सकता हूं। मैं इतिहासकार नहीं हूं, लेखक भी नहीं हूं, मगर लिख सकता हूं। एक लाइन में बता रहा हूं। ब्राह्मणत्व क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जिसमें अभाव है वह ब्राह्मणत्व है। हमको सीखना चाहिए बहुत सारी बातें, क्योंकि किसी बात को जानने मात्र से काम नहीं चलेगा। करोड़ों लोगों तक जो जानते हो उसका प्रचार प्रसार करना होगा। मीडिया उनके नियंत्रण में है, मेरी बात नहीं छापता कोई। ब्राह्मण को अगर टट्टी लग गई और 4 दिन में अगर ब्राह्मण टट्टी को गया तो वो 4 दिन से पंडित जी टट्टी को जा रहे, खबर आती है, वो खबर छापते हैं। मैं ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, सबूतों के साथ बता रहा हूं, एक लाइन की खबर नहीं छाप रहे। तो अच्छा, मुझे मालूम है वो मेरी क्यों नहीं छाप रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि वो मेरी छापे। मैं तो एक्सपोज करने के लिए बता रहा हूं कि वो लोग मीडिया का वन वे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आर्टिकल संविधान के 19 के तहत उनको अधिकार नहीं है, मगर वो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। 12 मिनट का समय बचा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को समझना जरूरी है। वो बदनामी कर रहे हैं, जो तारीख वो लोग प्रचार में ला रहे हैं, वो उसके द्वारा वो बदनामी कर रहे हैं। और यदि वो बदनामी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में, आप लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, मैं रेजोल्यूशन पास नहीं किया, मैं कार्रवाई करूंगा। फडणवीस को मैसेज दे रहा हूं, मैं रेजोल्यूशन पास नहीं किया, मैं रेजोल्यूशन जो आप लोगों ने पास किया ना उस पर अमल करूंगा। कई लाख लोग सड़क, उधर गया था मैं नागपुर में, वो भाग गए थे आरएसएस वाले, वहां से आरएसएस के हेडक्वार्टर से
उनके ऑफिस से भाग गए थे, मेरे ऑफिस से नहीं। और मैं घेरने के लिए वहां तक गया भी नहीं था, केवल फडणवीस ने उनको मैसेज, नहीं वो आ रहे हैं ऐसा कहने से भाग गए थे, और हम गए भी नहीं, उसके पहले भाग गए। आने वाले समय में हम लोग जा सकते हैं, उचित समय पर जा सकते हैं। उसके लिए मैं कोई पंचांग देखने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं कोई पंचांग देख करके तारीख निर्धारित नहीं करता, हस्तरेखा देख करके नहीं करता। मैं अपने समाज के आंदोलन की, उसके लक्ष्य की बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय करता हूं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म तारीख रिसर्च के आधार पर निर्धारित किया गया है, राज्य सरकार उसको अधिकृत मान्यता दे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको 3 महीने का समय देता हूँ। बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया ना, नहीं देना चाहिए, मगर ठीक है 3 महीने, ज़्यादा नहीं। 3 महीने में अगर उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन महाराष्ट्र में हम शुरू करेंगे। हाँ वो मैं देखूंगा, हाँ वो मैं देखूंगा। वो तो मैंने किया था ना, मेरे को ही देखा था, अजीब किस्म के लोग हुआ अच्छा ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आने वाले समय में हम लोग करेंगे, और छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला जो महाराष्ट्र का बहुजन समाज है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इस तारीख को उनके सम्माननीय तरीके से वो तारीखों को निर्धारित रिसर्च के आधार पर तैयार किया गया है। और बहुत बड़े इतिहासाचार्य अपने धारवाडकर साहब, उनके बात पर आपको बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी रिसर्च करके उन्होंने बहुत सारी बातें सबूत के साथ निकाली, और सप्लीमेंट्री सबूत जो है विलास करात ने उनके सपोर्ट में दी हुई है। तो मैं इतनी बात कहकर मैं चेतावनी देता हूं फडणवीस को कि इसके लिए हम लोग, अगर सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो हम लोग इसके उग्र आंदोलन करेंगे। 3 महीने का समय देते हैं, उसके बाद करेंगे। धन्यवाद।